एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान को मुल्जिम करार दे दिया गया। नवाज शरीफ अपने खिलाफ मुकदमात लड़ें या नून लीग को संभालें, पार्टी में बगावत फूट पड़ी। शहबाज शरीफ को क़यादत संभालने का मशवरा मिल गया। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा एहतजाज खत्म करने को तैयार हैं। ना इंतजामिया मुतालबात मानने पर राजी है। पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी कई दिन से बंद पड़ी है। लड़ाई में पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। पीने का पानी जहरीला हो गया। वाटर फिल्ट्रेशन के कारोबार की चांदी हो गई। मासूम अवाम जहर से बचने के लिए जाली मिनरल वाटर खरीद रहे हैं। हुकूमत पानी को जहरीला होने से नहीं रोक सकी, अब जाली फिल्ट्रेशन से ही बचाए। और तेजाब हमले बरतानिया के खूबसूरत चेहरे को झुलसा रहे हैं। बोतल में बंद तशद्दुद का हथियार इंतहाई खतरनाक है। तेजाब गर्दी के वाकयात ने लंदन इंतजामिया को हिलाकर रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। शरीफ खानदान के खिलाफ आखिरकार नैब रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अपने ऊपर लगे इल्जामात सुनने के बाद मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड आज खुद अदालत में पेश हुए। अलबत्ता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज भी अदालत नहीं आए। उन पर गैर मौजूदगी में ही फर्द जुर्म आयद कर दी गई। आज की जो पूरी समात है इसका इहाता करें तो पिछली समातों के मुकाबले में काफी कंट्रोल्ड सूरत हाल रही। किसी किस्म की कोई हंगामा आराई, कोई बदनज़मी नजर नहीं आई। अलबत्ता समात के दौरान बार बार वक्फा जरूर लिया जाता रहा, जिस पर मरियम नवाज झुंझुलाई हुई भी दिखाई दी। सुबह जब इस केस की समात का आगाज हुआ तो शरीफ खानदान की जानिब से 2 दरखास्तें थी जो कि जमा कराई गईं। पहली दरखास्त दस्तावेजात की मुकम्मल फराहमी तक फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने से मुताल्लिक थी, क्योंकि नैब ने इस केस में अब तक मुकम्मल चालान जमा नहीं कराया। अबूरी चालान पर ही कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है, जिस पर शरीफ खानदान ने इस दरखास्त में एतराज उठाया। जबकि दूसरी दरखास्त पनामा केस से मुताल्लिक तीनों रेफरेंसेस को एक करने के लिए जमा कराई गई। अलबत्ता अदालत ने ये दोनों ही दरखास्तें इनको मुस्तरद किया और नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड पर लंदन फ्लैट से मुताल्लिक रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। समात के बाद मरियम नवाज बाहर आई, मीडिया से भी मुखातिब हुई। उनका रद्द-ए-अमल क्या था, वो मीडिया से क्या कह रही थी, जरा सुनिए। जो इंतकाम है, इंतकाम वो सर चढ़कर बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अदालतों में पेश हो रहे हैं। इसी तरह इंतकाम लेना है तो बेहतर है कि नाअहली के बाद एक ही दफ़ा एक सज़ा और सुना दें। और ये जो एक तमाशा रोज़ लगता है, इस टाइम बचाएं, मुल्क का भी, कौम का भी, अपना भी, हमारा भी। ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा है जिसके अंदर फैसला पहले आ गया और ट्रायल जो है वो बाद में चल रहा है। तो फिर मुझे ये बताया जाए कि जो JIT थी, उनके वो जो इतने बड़े बड़े डब्बे दिखा रहे थे, संदूक दिखा रहे थे, तो वो एविडेंस किधर गया? क्या JIT झूठी साबित हो गई है, JIT का फ्रॉड पकड़ा गया है, या नैब जिंदा हो गई है, या नैब अच्छी हो गई है? तो ये मिली भगत है। तो मैंने तो पहले कहा एक दफ़ा सजा सुना दे। तो एहतसाब अदालत की ये कार्रवाई, इसको मरियम नवाज ने तमाशा करार दिया, किसी भी तौर पर मुतमईन नहीं। और उनका जो लहजा था पहले के मुकाबले में ज्यादा तल्ख था। उनकी अदालत से रवानगी के बाद नवाज शरीफ पर अल अजीजिया स्टील मिल्स से मुताल्लिक रेफरेंस में भी फर्द जुर्म आयद की गई, जबकि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में उन पर कल फर्द जुर्म आयद होगी। तो मियां साहब पर तीनों रेफरेंसेस में अलग अलग फर्द जुर्म आयद की जा रही है, जबकि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड को एक ही रेफरेंस का सामना करना होगा, जो जाली दस्तावेजात पेश करने से मुताल्लिक है। और इस रेफरेंस में यह कहा गया है कि शरीफ खानदान की जानिब से लंदन फ्लैट से मुताल्लिक जो 2006 का मुआहिदा पेश किया गया था, जो ट्रस्ट डीड पेश की गई थी, वो जाली है। लंदन फ्लैट्स की जिस ट्रस्ट डीड के जाली होने का जिक्र यहाँ किया गया, उसे बुनियादी तौर पर कैलिबरी फॉन्ट के इस्तेमाल पर जाली करार दिया गया था, क्योंकि इस मुआहिदे पर 2006 की तारीख दर्ज थी, जबकि पाकिस्तान में 2007 से पहले कैलिबरी फॉन्ट दस्तयाब ही नहीं था। तो ये सारा मामला एक मुख्तसर सा इस तस्वीरी खाका है, वो हम आपको दिखाते हैं।
एक मामूली सा फॉन्ट, कैलिबरी फॉन्ट, उसकी गूंज आज फिर दिखाई दी। इस सारे मामले की खोज पनामा केस में बनने वाली GIT थी जिसने लगाई थी, और इसी बुनियाद पर मरियम नवाज को भी इस केस में शामिल किया गया। उन पर जाली डॉक्यूमेंट्स की फराहमी का इल्जाम है, जिस पर वो आज अदालत में पेश हुई और उन पर फर्द जुर्म आयद की गई। आज की जो कार्रवाई थी, इसके कानूनी पहलू क्या रहे, क्या पेचीदगियां हैं इसके अंदर, इस पर हम बात करेंगे। हमें माहिर कानून रशीद रिजवी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब आपका। अदालत में आज तमाम रेफरेंसेस को एक करने की दरखास्त तो की गई थी, लेकिन अदालत ने शरीफ खानदान के खिलाफ नैब के जो मुख्तलिफ रेफरेंसेस हैं, अलग अलग फर्द जुर्म आयद की गई है। मरियम नवाज पर, कैप्टन सफदर रिटायर्ड पर और नवाज शरीफ साहब पर, सब पर अलग अलग फर्द जुर्म आयद किए गए। अब जो इसकी आगे की प्रोसीडिंग्स हैं वो किस तरह से होगी? अलग अलग मुकदमे, अलग अलग सारी कार्रवाई? जी, जब चार्जेस सेपरेट हैं तो उसमें प्रोसिक्यूशन विटनेस भी सेपरेटली आएंगे, डिफेंस विटनेसेस भी सेपरेट होंगे, उसमें मुल्जिमान के जो 342 के स्टेटमेंट होते हैं वो भी सेपरेट होंगे, फैसले भी सेपरेट आएंगे, तीनों अब मुख्तलिफ आएंगे। जी ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम कानूनी पहलू है रशीद रिजवी साहब, वो ये है कि नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्त दी थी कि तीनों रेफरेंसेस को एक कर दिया जाए, लेकिन नैब कवानीन के मुताबिक जो भी इल्जामात हैं, जुर्म तो एक ही माना जाता है। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये तमाम कार्रवाई फिर से दोहराई जाएगी? अगर वहां पर वो तमाम रेफरेंसेस को एक कर दिया जाता है तो फिर केस की सिचुएशन क्या होगी? जहां पर ये फैसला हुआ, जिस स्टेज पे ये फैसला हुआ है, उसमें डी नोवो ट्रायल नहीं होगी, बल्कि जो पहले के एविडेंस हो गई हैं वो सब प्रिजर्व होंगी। मैं समझता हूँ वो कंटिन्यू होगी। इनको चाहिए यही था, इन्होंने पहले भी नैब कोर्ट में ये कोशिश की थी कि रिव्यू जब है कि केसेस ना चलें, लेकिन उन्होंने ये पिटिशन फाइल कर देते हैं, स्टे अप्लाई नहीं करते हैं। आज भी देखे ना, आज भी जो नैब कोर्ट थी वो बेबस थी, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि जी ये 3, 4, 5 रेफरेंसेस फाइल हों, तो नैब भी और नैब कोर्ट भी दोनों जो है वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे चलेंगे। जब तक वो डायरेक्शन सस्पेंड नहीं होती, रिव्यू नहीं होती, रिकॉल नहीं होती है। इन्होंने कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया सरसे में जाके कि कोई अर्जेंसी की एप्लीकेशन दे, कोई स्टे एप्लीकेशन दे, तो उसकी वजह से ये एनामोली पैदा हुई है। लेकिन रशीद रिजवी साहब, एक पॉइंट और इसके अंदर है कि बार बार रेफरेंसेस को एक करने पर जो जोर दिया जा रहा है, शरीफ खानदान इन तमाम रेफरेंसेस को एक करना क्यों चाहता है? फायदा क्या होगा कानूनी तौर पर? तमाम रेफरेंसेस अगर एक रेफरेंस में तब्दील हो जाते हैं तो होगा क्या? पता नहीं, ये तो उनके वकील साहब की सोच होगी, लेकिन जनरल परसेप्शन ये है कि वो डिले करना चाहते हैं मैटर को जी, कि किसी तरीके से में 218 गुजर जाए, इलेक्शन के प्रोसेस गुजर जाए, जहाँ ट्रायल कंक्लूड ना हुआ हो और कोई फैसला ना आए मई 2018 से पहले। उनकी लगता बज़ाहिर बॉडी लैंग्वेज से यही है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स है। पहले आपको याद होगा रिव्यू जब फाइल किया था, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि जी ये रिव्यू के बाद चले, रिव्यू के बाद चले, तो लगता ऐसे ही है कि वो डिले करना चाह रहे हैं। यानी 3 रेफरेंसेस को एक करने से उनको वक्त मिल जाएगा। जो कोर्ट की कार्रवाई, आपके कहने का मतलब ये कि वो तूल पकड़ जाएगी मुख्तलिफ टाइम पीरियड में, क्योंकि ये तमाम तर मामलात हैं, ये तमाम रेफरेंसेस की जो डिटेल्स है, तहकीकात लंबा प्रोसेस है। विटनेसेस हैं जी, और ये जो पार्क लेन की जो जमीन है, इसमें डिफरेंट विटनेसेस आएंगे और जो उनके एलिगेशंस हैं उसमें डिफरेंट है। ये जो है ये जिसे बड़ी मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हो जाएगी, इसमें फैसला लिखना भी जज के लिए मुश्किल होगा। तो ये कन्वीनियंस है कि जो उन्होंने सेपरेट ट्रायल के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि ये ट्रायल कोर्ट के भी कन्वीनियंस में हो, ये डिफेंस को भी एक मोहलत मिले अपना प्रॉपर डिफेंस बनाने का, प्रोसिक्यूशन को भी मौका, अपना प्रॉपर एविडेंस लीड करने का, इसलिए कि बज़ाहिर कोई लिंक नहीं है। आप देखें ना, और वो सिर्फ 1 साल में वो या 2 साल के अरसे में ऑफेंसेस नहीं हुए हैं। कोई 94 का ऑफेंस है तो कोई 2004 का ऑफेंस है, साल भी डिफरेंट है। तो ये बेहतर ये होता कि वो इंडिपेंडेंटली इनको इसी अंदाज से डिफेंड करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब, माहिर कानून हमारे हमरा थे। और रेफरेंसेस को अलग अलग करने की जो दरख्वास्त दायर की गई, उसे लगता है कि डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान की पेशी के बाद एक दिलचस्प सूरत हाल नजर आई।
जब मरियम नवाज मुकदमे की समाअत के बाद चौधरी मुनीर के घर पर चली गई, जहां गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर उनसे मिलने के लिए आज पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिस पर वो खासा नाराज भी हुए और उसके बाद वो वापस चले गए। तो ये जो समाअत थी, इसके बाद क्या कुछ होता रहा एहतसाब अदालत के बाहर, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। विफाक का नुमाइंदा विफाक में नजरअंदाज, गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को चौधरी मुनीर के घर में एंट्री ना मिली। गवर्नर सिंध पूरे प्रोटोकॉल के साथ मरियम नवाज से मिलने चौधरी मुनीर के घर पहुंचे, लेकिन दरवाजा ना खुला। गवर्नर सिंध कुछ देर खड़े रहे कि शायद दरवाजा खुल जाए, लेकिन कामयाबी ना मिली। हैरान परेशान वापस लौट गए। कुछ देर बाद मरियम नवाज के बुलाने पर गवर्नर सिंध दोबारा किस्मत आजमाने वापस पहुंचे। एक हाथ से चेहरा तो छुपा लिया, लेकिन गुस्सा ना छुपा सके। गेट के अंदर जाते ही दिल के अंदर का गुबार भी बाहर निकाल दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब गवर्नर सिंध को समझाती भी रहीं और मनाती भी रहीं, लेकिन गवर्नर सिंध ने मरियम औरंगजेब की एक ना सुनी और मरियम नवाज को अपनी शिकायत सुनाने अंदर चले गए। बड़ी ही केओस की सी सिचुएशन एक नजर आई। नून लीग का ये एटीट्यूड, इससे साफ ये नजर आ रहा है कि शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात को लेकर पार्टी में बड़ी बौखलाहट है और ये हड़बड़ाहट पार्टी के इंतशार का बाइस भी बन रही है। इसका वाज़ेह सबूत इससे भी ज्यादा बड़ा वो ये है कि वफाकी वजीर रियाजुद्दीन पीरजादा, उनका आज एक बयान आया, उन्होंने नून लीग के टूटने का खदशा जाहिर कर दिया है और शहबाज शरीफ को उन्होंने मशवरा दिया है कि वो क़यादत को संभाल लें। नून लीग के किसी अपने वजीर की जानिब से इस तरह का बयान हैरानकुन भी है, जिससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। रियाजुद्दीन पीरजादा ने आज इस मामले की निशानदेही की और वो ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ पर मुकदमात हैं, लिहाजा वो महाजाराई के बजाय दानिशमंदी के साथ अदलिया का सामना करें। शहबाज शरीफ अवाम की नब्ज को समझते हैं, अगर वो पार्टी की क़यादत संभाल लें तो शायद पार्टी बच जाए। तो मौजूदा हालात में ये बयान कितना इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर उस वक्त के जिस वक्त नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। हम इस पर बात करेंगे। हमें सीनियर सहाफ़ी उवैस तौहीद साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया उवैस तौहीद साहब आपका। आज एहतसाब अदालत के बाहर एक तरफ तो ये कार्रवाई हुई एहतसाब अदालत में और फिर बाहर मरियम नवाज ने मीडिया से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि पार्टी टूट फूट का शिकार नहीं है, हर किसी को नवाज शरीफ पर एतमाद है। लेकिन इसके बरक्स कुछ देर के बाद ही वफाकी वजीर रियाज पीरजादा जो है वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के टूटने का खदशा है। तो मौजूदा हालात में शहबाज शरीफ को पार्टी की क़यादत संभालने का जो मशवरा दिया है, आप समझते हैं रियाजुद्दीन पीरजादा के ये खदशात दुरुस्त हैं? ना जी, देखिए, जिस दोराहे पे खड़ी है नून लीग उसकी अक्कासी कर रही है आज रियाजुद्दीन पीरजादा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जो सियासी हल्के हैं उसमें चहमगोइयाँ हैं कि ये क्या महज इत्तफाक है कि कुछ ही घंटे के बाद जब फर्द जुर्म आयद की गई सादिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान के अफराद के खिलाफ, उसके फौरन बाद इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद इतना बड़ा बयान कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सरबराही के गोया अहल नहीं है इस वक्त और उनके हाथ साफ नहीं है, उनके खिलाफ मुकदमात का सामना है उनको, और उसके लिए नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब अहल हैं और वो ही पार्टी को बचा सकते हैं। इस तरह उन्होंने एक तीर में दो शिकार किए। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब की जो अहलियत है इस वक्त ना, अहलियत के बाद सरबराही की, उसको चैलेंज किया है रियाजुद्दीन पीरजादा साहब ने। और दूसरा जो मरियम नवाज साहिबा जो उनकी जानशीन जो सियासी समझी जा रही हैं, और आप देख रही हैं कि जब से वो यहाँ पर आई हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ इजलास जो है उसकी सदारत भी वही कर रही हैं और ये अंदिया दे रही हैं कि इस वक्त जो सियासी अलम है, जो सियासी जानशीन के अंदर जो एक इख्तलाफात हैं वो एक तरफ, लेकिन वही असल में जानशीन है नवाज शरीफ की। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि रियाजुद्दीन पीरजादा साहब की ये गोया पहले भी नाराज थे। आपको पता है कि कुछ माह कबल जो है ये पहले भी नाराज थे वैसे तो सब, लेकिन इनको बना लिया गया था। यहाँ ठीक है, जानशीनी के मामला तो हैं अहम, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि मुस्लिम लीग नून डिलीवर करती तो अवाम में ये बेचैनी ना होती और फिर मुल्क को इस वक्त ईमानदार लीडर की जरूरत है। तो इससे क्या समझा जाए, ईमानदार लीडर इस वक्त मौजूद नहीं है नून लीग के अंदर कोई? नाजिया, इतनी मुतवाज़ी चीजें चल रही हैं इस वक्त मुल्क के अंदर कि हम और आप उसको बीच जो बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें कोई नई तशरीह आती है। जिस तरह आपने ईमानदार का लफ्ज़ यूज़ किया कि क्या ईमानदार जो है उन्होंने जो, इसी तरह उन्होंने कहा कि हमें पार्लियामेंटेरियंस ऐसे चाहिए जो एहतसाब पर यकीन रख सकें और एहतसाब पर उनका ईमान हो और वो अदलिया ही जो है वो इंसाफ दे सकती है।
तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उन्होंने नवाज शरीफ साहब को खूब आड़े लिया है और जो माजी की उनकी चपकलिशें थे वो भी की हैं, और साथ में उन शहमगोइयों और उन र्यूमर मॉन्गरी जो हो रही थी उसको तकवीत बख्शी है कि एक नून लीग के अंदर एक और लीग जो है वो पैदा हो रही है और कहीं वो जो PMLQ है उसको तकवीत दे रही है। और इसी तरह उन्होंने अंदर खाना जो एक इख्तलाफात हैं उसको भी उन्होंने तकवीत दी कि जी जरूर हैं। और कल हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब का जो इख्तलाफ राय था जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा जिस बयानी को लेके आगे चल रही हैं वो नून लीग के लिए मेरे ख्याल में, उनके ख्याल में वो सही नहीं है और ये तसादुम की जो पॉलिसी है वो नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल करना चाह रही थी। रियाज पीरजादा साहब की जो आज की गुफ्तगू थी, इसे लगता क्या है, इनका अपना मौक़िफ़ है या वो किसी और का पैगाम देना चाह रहे थे? अब सारी बातें अगर आप अपने प्रोग्राम में करवाना चाह रही हैं, मेरे ख्याल में नाजिया ये जो है, एक तो रियाज पीरजादा साहब जो हैं एक तो काफी अरसे से नाला थे और उन्होंने वो सारी चीजें इकट्ठी करके आज की, और लगता यही है कि पीछे कहीं ना कहीं इनके कोई ना कोई सोच कारफरमा है और खुद नून लीग के लोग इनके पीछे हैं। मैं और आप वो तो नहीं कंस्पिरेसी थ्योरी को जन्म दे सकते कि जी पीछे कोई एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि रियाज पीरजादा साहब जो हैं वो अकेले नहीं हैं और शहबाज शरीफ साहब का ये कैंप, चौधरी निसार साहब और इस तरह के ऐसे लोग जो समझते हैं कि नून लीग की जो इख्तलाफी जो राय है, जो बयानियां है तफसील, उसको लेके आगे नहीं जा सकती नून लीग, और एक सॉफ्ट जो इमेज है उसको ही आगे लेके जाया जा सकता है नून लीग को आगे सियासत में। तो मेरे ख्याल में उसकी रहनुमाई करें, लेकिन पीछे कुछ ना कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया ओवैस तौहीद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे हमरा। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इख्तिलाफात पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फर्द जुर्म क्या आयद हुई है, वो जो फूट पड़ने का उनसर बहुत अरसे से जिस पर बात हो रही थी वो आज बहुत ज्यादा वाज़ेह हुआ है। हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम स्टोरीज उस पर भी बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। पानी जिंदगी है, लेकिन हमारे यहाँ ये पानी जहर बनता जा रहा है। इसका वाज़ेह सबूत पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज की हालिया रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक सिंध के 14 अजला ऐसे हैं कि जहाँ पर 83% तक पानी खतरनाक हद तक मुज़िर है, जबकि कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ 90% पानी पीने के लायक ही नहीं है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए माहिरीन ने जब सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से पानी के नमूने जमा किए तो कराची के पानी में 30%, लाड़काना में 60% और हैदराबाद में 42% तक इंसानी फुजला पाया गया। इसके अलावा इन इलाकों के पानी में इकोलाई नामी जरासीम की मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ, जो आमतौर पर इंसानी फुजले में मौजूद होता है। पेट की बीमारियों का बाइस बनता है ये, और ये रिपोर्ट और इंकशाफात जब सामने आए तो ये तशवीशनाक थे, लेकिन ये तमाम तर रिसर्च मीठे पानी से मुताल्लिक है, वो पानी जो वाटर बोर्ड की लाइनों के जरिए घरों के अंदर आता है। इसके अलावा एक बड़ी आबादी ऐसी है जो कि ज़ेर ज़मीन पानी पर इन्हिसार करती है, यानी कि बोरिंग का पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक बात यह भी है कि ज़ेर ज़मीन पानी लाइन से आने वाले मीठे पानी से ज़्यादा जहरीला और ख़तरनाक है। WHO के साइंसदानों ने इस सारे मामले पर हाल ही में एक रिसर्च की थी कि 1200 मकामात ऐसे हैं जहाँ से पानी के नमूने लिए गए, और इससे ये मालूम हुआ कि यहाँ ज़ेर ज़मीन पानी में आर्सेनिक की एक बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है। तवील अरसे तक इस पानी का इस्तेमाल कैंसर और दिल की बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। अगर पाकिस्तान में कैंसर और आर्ज़ाए क़ल्ब से मुताल्लिक हम अदाद शुमार उठाकर देखें तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती है, क्योंकि पिछले सालों में पाकिस्तान में कैंसर बहुत तेज़ी से फैला है। इस वक्त हम एशिया में कैंसर से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल हैं। इसी तरह पाकिस्तान में हर साल 30 से 40% अमवात आर्ज़ाए क़ल्ब की वजह से होती हैं। सालाना 2 लाख लोग ऐसे हैं जो कि दिल की बीमारियों की वजह से दम तोड़ जाते हैं, और ये सब कुछ जहरीला पानी पीने की वजह से हो रहा है। इसीलिए अब हमारी एक बड़ी आबादी पीने के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर इन्हिसार करने लगी है। इसी वजह से पिछले चंद बरसों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का कारोबार बहुत तेज़ी से फैला है। तकरीबन हर मोहल्ले में छोटे छोटे वाटर प्लांट्स मिल जाते हैं, जो कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, जहां एवरेज 2 रुपए फी लीटर के हिसाब से पानी बेचा जाता है। ये छोटे छोटे फिल्ट्रेशन प्लांट्स 30 से 40 रुपए में भरी जाने वाली बोतलों, पानी की बोतलें होती हैं, 80 से 100 रुपए में घरों में सप्लाई करते हैं ये। और इस वक्त ये एक बेहतरीन कारोबार बना हुआ है जिसमें मुनाफा यकीनी पाया जाता है।
लेकिन इतने मुनाफाबख्श कारोबार के बावजूद बेशतर जाली वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी काम कर रहे हैं जो डायरेक्ट लाइन के पानी को साफ पानी कहकर बेचते हैं। इस तरह के ढेरों ऐसे जाली ब्रांड्स मौजूद हैं जो आपको ज्यादातर पार्क्स में, अस्पतालों में और इस जैसे जो दीगर पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर बिकते हुए नजर आते हैं। लोग बड़ी तादाद में आते हैं, उनके पास ऑप्शन बहुत कम है तो वो यही पानी लेते हैं, इसी पे गुजारा करते हैं। जाली मिनरल वाटर खरीद लेते हैं और वही पानी पीते हैं। ये जाली ब्रांड्स किस हद तक खतरनाक और मुजरे सेहत हैं, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस तरह हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर ब्रांड का शफाफ नजर आने वाला पानी साफ नहीं होता। पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स क्वालिटी एंड कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ऐसे ढेरों जाली ब्रांड्स मौजूद हैं जो मिनरल वाटर के नाम पर मुज़िर सेहत पानी बेच रहे हैं और ये पानी लोगों को यरकान, ज़ियाबितस और कैंसर जैसे अमराज का शिकार कर रहा है। PSQCA ने इस हवाले से 2016 में 100 मिनरल वाटर कंपनीज के नमूने इकट्ठे किए जिनमें से 42 ब्रांड्स को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया। इसके अलावा इस रिपोर्ट में पॉलीथीन से बनी बोतलों को भी इंसानी सेहत के लिए मुज़िर करार दिया गया। रिपोर्ट आपने देखी। अब आखिरकार हुकूमत इस हवाले से मुतहरिक हुई है। गैर मयारी और मुज़रे सेहत पानी की फरोख्त रोकने के लिए पॉलिसी तैयार करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के इदारे पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर मयारी पानी की फरोख्त रोकने के लिए कौमी पॉलिसी तैयार कर ली है जिस पर अमल भी हुआ है। इस पॉलिसी के तहत रिहायशी इलाकों में मौजूद तमाम वाटर पावर प्लांट्स को 1 साल के अंदर कमर्शियल एरियाज में शिफ्ट करना होगा। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं उनके लिए NOC लाजमी हो जाएगा। कम से कम 500 मुरब्बा गज रकबे पर ही प्लांट्स लगाए जा सकेंगे। प्लांट का मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक होना भी लाजमी होगा और प्लांट के लिए लेबॉर्ट्री, वॉशिंग एरिया, फिलिंग एरिया अलग अलग तामीर होंगे। प्लांट्स की जांच और निगरानी के लिए विजिलेंस टीमें भी तश्कील दी जाएंगी जो पानी में मिलाए जाने वाले केमिकल्स और मिनरल के जो मयार होता है उसकी जांच समेत तमाम रूल्स पर अमल करा सके। हुकूमत का बड़ा अच्छा इकदाम है ये, जिससे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को न सिर्फ ये कि रेगुलराइज किया जा सकेगा बल्कि जो जाली फिल्ट्रेशन प्लांट्स चल रहे हैं उनके भी खात्मे में मदद मिलेगी। ये सब कुछ होगा पॉसिबल किस तरह से, इस पर हम बात करेंगे। हमें अनवर इकबाल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स क्वालिटी एंड कंट्रोल अथॉरिटी के। बहुत शुक्रिया अनवर साहब कि आप तशरीफ लेकर आए। वालेकुम सलाम। ये एक बहुत ही संगीन पेचीदा मसला है। पीने का पानी साफ लोगों को चाहिए, लेकिन क्योंकि वो मिल नहीं रहा था तो वाटर फिल्ट्रेशन पर उन्होंने भरोसा करना शुरू कर दिया। अब ये जो गैर मयारी पानी गली गली बेचा जा रहा है, इससे मुतालिक पॉलिसी तो बन गई है, अमल दरामद आप कैसे कराएंगे? देखिए, इन सब जो PSQCA बॉटल ड्रिंकिंग वाटर को कंट्रोल करता है, जिसका हमने स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बनाया हुआ है 4639, तो ये जितनी भी जो बॉटल ड्रिंकिंग वाटर की इंडस्ट्रीज है, ये पानी बाकायदा इनके पास ऊपर एक सिस्टम होता है पानी प्लांट का, जिसमें RO है और दूसरे सिस्टम लगे हुए हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट है, इसके अलावा जो है ओजोनेशन है, ये सारे कंट्रोल करके एज पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड के ये जो है इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पानी की प्रोसेसिंग करते हैं जी। प्रोसेसिंग करके ये बाकायदा इसकी पैकिंग करते हैं, पैकिंग करके ये मार्केट में आती है। तो हमारी जो टीमें हैं वो क्वार्टरली इसको चेक करती हैं और इसके हम सैंपल जो है वो मार्केट से भी कलेक्ट करते हैं और इंडस्ट्री से भी कलेक्ट करते हैं और उसको इनके रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं कि इंडस्ट्री क्या कर रही है। सही, तो ये जो आप रिजल्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं, तो एक पिछली जो रिपोर्ट आई थी पिछले साल की आपके इदारे की जानिब से 42 ब्रांड्स ऐसे थे कि जिनको मुज़रे सेहत करार दिया गया। क्या कार्रवाई हमने उन इंडस्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई की है और ऐसी इंडस्ट्रीज को हमने सील किया है बाकायदा, और रजिस्ट्रेशन में कोर्ट में हमने केसेज उनके फाइल किए हैं, जो कोर्ट में केसेज चल रहे हैं और इंडस्ट्री अभी तक सील है और जब तक कोर्ट इनके बारे में कोई फैसला नहीं करेगी उस वक्त ये प्लांट नहीं चलेगा। सही, तो ये तो वो ब्रांड्स हो गए कि जिनको आपने जांचा और उसके बाद ये साबित हो गया कि हाँ ये मुज़रे सेहत पानी बेच रहे थे। इसके अलावा आजकल तो गली गली के अंदर वाटर प्लांट्स खुले हुए, बहुत छोटे पैमाने पे कारोबार हो रहा होता है, मुनाफा बहुत है, लेकिन बहुत सस्ता पानी मिल रहा होता है तो लोग बड़े आराम से वो पानी खरीद लेते हैं, सिर्फ अपने आप को ये सेटिस्फाई करते हैं कि हम जहरीला पानी नहीं पी रहे बल्कि हम फिल्टर हुआ पानी पी रहे हैं, लेकिन वो फिल्टर हुआ पानी नहीं है। नहीं, असल में देखिए जो फिल्टर वाटर जो कह के बेच रहे हैं, PSQCA इन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन ऑपरेशन कर रहा है और काफ़ी प्लांट हमने इसको बंद भी किया है। और बेसिकली जो अभी हमने क्वालिटी पॉलिसी बनाई है वो इसीलिए बनाई है जो इंशाल्लाह ताला जुलाई 2018 से जो है ये इन पर लागू हो जाएगा और ये कमर्शियल एरियाज में चले जाएंगे और इनकी तमाम इंडस्ट्री फुल ऑटोमेशन पे होगी, ये इंसान का कोई मुदाखलत नहीं कर सकेगा।
तो ताकि इनकी क्वालिटी को हम बेहतर कर सकें और ये प्रोडक्ट बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में ला सकें। लेकिन ये जो फुल ऑटोमेशन की आप बात करें, इसको कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? ये जो छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं, छोटे प्लांट ये तमाम बंद करने पड़ जाएंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली, इस किस्म के लोगों को प्लांट बंद करके घर जाना होगा। तो काफी रुकावटें आ सकती हैं। देखिए, सब मसाइल ये तो आप समझते कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है हमने ये काम शुरू किया, अब परवरदिगार हमें मैंने कोशिश दी है, हौसला दे, और इस किस्म के 2 नंबर काम करना है इनको हम बंद करेंगे। इस मुल्क में इनकी कतई कोई जरूरत नहीं। ये जो आप बंद करने की बात करें, इसके लिए कोई डेडलाइन तय हुई है? इसके लिए हमने ये क्या है कि जुलाई से इंशाअल्लाह उनको नोटिस देंगे। पहले फेज में 3 फेजेस हमने बनाए हुए हैं और नोटिस इनको देंगे। नोटिस के बाद फिर हम बाकायदा सिटी गवर्नमेंट से, जो लोकल गवर्नमेंट से, उनसे मिलकर बैठ के कोऑर्डिनेट करके हम इनके खिलाफ क्रैक डाउन ऑपरेशन करेंगे। इस इंडस्ट्रीज को भी बंद करेंगे और बेहतर ये करेंगे जो लोग इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करेंगे और इस पर अमल दरामद करेंगे तो हम ऐसी इंडस्ट्रीज को अलाउ करेंगे और क्वालिटी इंशाल्लाह मेंटेन करेंगे। अनवर साहब, यहाँ पर एक बड़ा संजीदा मसला आता है, आवाम के लिए बड़ा परेशान कुन है। वो ये है कि जो बड़े ब्रांड्स हैं उनका ज़ाहिर कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो लोग साफ़ सुथरा पानी तो पीना चाहते हैं लेकिन वो फिर सस्ता पानी ख़रीदना चाहते हैं जो वो अफोर्ड कर सकें। प्राइस कंट्रोल अगर हो जाए तो लोगों की ये मुश्किलात भी दूर हो जाएंगी। एग्जैक्टली, असल में प्राइस कंट्रोल जो है इसका ताल्लुक PSQC से नहीं है। अच्छा, इसका गवर्नमेंट का एक अलग महकमा, खासतौर पर कमिश्नर साहब ये लोग इसको इन सब चीज़ों को डील करते हैं। लेकिन जो क्वालिटी होती है उसका ताल्लुक तो पैसों से बहुत होता है। जी जी बिल्कुल। तो वो हम उसको अलग तो नहीं कर सकते है कि केमिकल जो ये यूज़ कर रहे हैं और जो मिनरल्स यूज़ कर रहे हैं, हमने ये कहा कि कोई स्टैंडर्डाइज किसी की कंपनी से वो केमिकल लिया करें। ज़रूरी नहीं कि बहुत ही हाई फाई इंडस्ट्री से ले, लेकिन नॉमिनल रेट पे ले और वो क्वालिटी जो है वो उसको मेंटेन किया उस कंपनी ने। अच्छा, ताकि वो एक अच्छा रेट हो, पब्लिक को भी इसको पी सके। लेकिन जहाँ तक इंतहाई गरीब लोगों का सवाल है तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो घर तक पानी पहुँचाए। हम तो ये आपको तो ये इंश्योर करना होता है कि जो पानी मिल रहा है वो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक क्वालिटी उसकी बेहतर हो। अच्छा, अब जब स्टैंडर्ड और क्वालिटी की बात आती है तो जिन बॉटल्स के अंदर वो पानी फरोख्त किया जा रहा है उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये प्लास्टिक की बॉटल्स बहुत ही मुज़र सेहत है ये पीने के लिए। इनफैक्ट जो है PSQC इस प्लास्टिक की बोतलों के लिए हम फूड ग्रेड मटेरियल का सर्टिफिकेट भी इनसे लेते हैं और इनकी जो मटेरियल्स होता है उसको हम टेस्ट भी करवाते हैं कि आई फूड ग्रेड है या नहीं है। दूसरी चीज़ कि इसकी तमाम जो कैप्स होते हैं इसकी भी PSQC सर्टिफिकेशन कर रहा है ताकि पूरा प्रोडक्ट, होल प्रोडक्ट जो है वो चेक किया जाए। प्लास्टिक की बॉटल्स में, प्लास्टिक की बॉटल्स को तो सेल्फ मुज़र सेहत करार दिया गया है। नहीं, प्लास्टिक सारी बोतल नहीं, जो फूड ग्रेड होती है उसका एक स्टैंडर्ड बना हुआ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और फूड ग्रेड बाकायदा टेस्ट किए जाते हैं और उसको अलाउ किया जाता है कि जी आप इसको फूड पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हैं। सही। अब ये जो पॉलिसी बनाई गई है इस पर इम्प्लीमेंटेशन में जाहिर है कुछ प्रॉब्लम्स का भी आपको सामना करना पड़ेगा। क्या मसाइल हैं जो इस वक्त दरकार हैं और आपने जो डेडलाइन बनाई हुई है उस वक्त में अगर आप वो पूरा नहीं कर पाते तो फिर आपकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है? नहीं, इंशाल्लाह ताला जो है देखिए 1 साल का एक बड़ा पीरियड होता है और हमने अभी से लोगों को कोच करना शुरू कर दिया है कि अपना जहन बना लें कि अब आपको कमर्शियल एरिया में शिफ्ट होना है और ये तमाम रेजिडेंशियल एरियाज में जो इंडस्ट्रीज है तो वो भी यकीन 1 साल का पीरियड है उसमें वो कोशिश करेंगे। 1 साल में आपने उनको नोटिस जारी कर दिए कि 1 साल में बंद कर दें? इतनी नोटिस हमने उनको इन्फॉर्मेशन अभी देनी शुरू कर दी कि जुलाई 2018 से ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा और जुलाई 2018 में हम इनको नोटिस इशू करना शुरू कर देंगे कि भाई अब आप जो है आ जाइए कमर्शियल एरिया में, अदरवाइज प्लान को बंद कर दीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अनवर इकबाल साहब कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और ये इंतहाई एक संगीन और पेचीदा सा मौजू है जिस पर हमसे बात की। पानी मुज़र सेहत हो रहा है और इसे बेहतर बनाने के लिए, इसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए इस वक्त जो काम पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स क्वालिटी एंड कंट्रोल अथॉरिटी कर रही है वो काबिल तहसीन है। एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद कुछ और स्टोरीज पर बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में होता है। ये जामिया टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में आई है और एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत आला है इस यूनिवर्सिटी का, लेकिन पिछले 16 दिन से यहाँ पर तालीमी अमल मुअत्तल होकर रह गया है। क्लासेस बिल्कुल नहीं हो रही, यूनिवर्सिटी बंद पड़ी हुई है जिसकी वजह तलबा का एहतजाज है। ये तलबा अपने चंद साथियों को यूनिवर्सिटी से निकाले जाने पर नाराज़ हैं जिन्हें फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने निकाल दिया था। इसके अलावा कुछ और भी उनके मसाइल हैं। एक लंबा चौड़ा सा 13 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड उन्होंने तैयार किया है और ये कैंपस के अंदर तलबा के लिए सहूलियात में इजाफा भी चाहते हैं। नए हॉस्टल की तामीर भी इनके देरीना मुतालबात में शामिल है, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इनकी ये डिमांड पूरी नहीं कर रही है।
ना ही तालीमी अमल बहाल करा पा रही है और तलबा के आगे इंतजामिया इस वक्त पूरी तरह से बेबस है। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए फेडरल एजुकेशन एंड स्पेशल ट्रेनिंग ने इस सारे मामले का नोटिस भी ले रखा है। उन्होंने वाइस चांसलर को आज हर हाल में यूनिवर्सिटी खोलने की हिदायत की थी, लेकिन इसके बावजूद आज भी यूनिवर्सिटी नहीं खुल पाई। वाइस चांसलर का ये मौक़िफ़ है कि उन्हें यूनिवर्सिटी खुलवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की मदद चाहिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया तलबा के खिलाफ कार्रवाई के लिए वज़ारत दाखिला के तहरीरी हुक्मनामे की मुंतज़िर है। तो ये सारा मामला है क्या और क्यों जो मुकर्रात हैं वो किसी भी तौर पर नहीं हो पा रहे हैं, क्यों ये यूनिवर्सिटी बंद है, इस पर हम बात करेंगे। हमें हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट यासिर नज़र ने ज्वाइन किया है। यासिर, ये मामला है क्या? इतनी सारे दिन गुजर चुके हैं, मुस्तकिल बातचीत हो रही है, ना वीसी तैयार हो रहे हैं, ना यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया किसी तौर पर तलबा से बात करने को तैयार हो रही है। किस वजह से ये सारा मामला रुका हुआ है? जी नाजिया, आपको बताएं अगर आसान अल्फाज में, सबसे पहले तो जो तलबा के हैं 14 मुतालबात हैं। उन मुतालबात को देखा जाए तो ग्राउंड पे वो जायज़ मुतालबात हैं, जिसमें आप कह सकते हैं बसों की फराहमी का मामला है, इसके अलावा फ़ीसों में कमी, हॉस्टल्स की जो क़याम और नए हॉस्टल्स के हवाले से, और जो तलबा को बग़ैर वजह बताए उनको दाखिले से या दाखिले नहीं दिए जाते या निकाल दिया जाता है। इस तरह मजमूई तौर पर 14 मुतालबात हैं। सबसे जो बड़ा और अहम मुतालबा उनका है वो फ़ीसों में इजाफा हुआ है। अब आप एक सेमेस्टर की फीस ले लें, 95 से 90 हज़ार रुपये के करीब जो है वो फीस है एक सरकारी यूनिवर्सिटी की। इसी तरह ये यूनिवर्सिटी में अगर माजी में आप देखें तो 45,000 50,000 के फीस सेमेस्टर के हिसाब से जो फीसें थी या सालाना फीसें थी, अब इसमें इतना इजाफा कर दिया गया है कि तलबा मजबूर हो गए हैं कि वो एहतजाज करें। दूसरी तरफ बसें हैं, क्योंकि साइड एरिया में ये यूनिवर्सिटी वाक़ है। दुनिया की अगर देखा जाए तो 500 जो टॉप तरीन यूनिवर्सिटीज़ में से ये यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में जो वाक़ है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। लेकिन असल इशू इसका अगर देखा जाए तो वो यही है कि तलबा को जो सहूलियात हैं वो मुयस्सर नहीं है। हर दफ़ा इनके साथ मुतालबात जब भी एहतजाज करते हैं इंतजामिया की तरफ से, HEC की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, उनकी डिमांड ये कह दिया जाता है कि पूरी कर दी जाए। आपने जो मुतालबात बताए वो सारे वो मुतालबात हैं, बल्कि मुतालबात भी नहीं कहने चाहिए, ये तो तलबा का हक है जो वो मांग रहे हैं। फिर काबिल एतराज़ चीज़ क्या है, किस पर बात नहीं बन पा रही? आपको अगर ये चीज़ भी बताएं, वाइस चांसलर जो हैं उनका के पास फंड्स नहीं है। हुकूमत का कहना है कि हम फंड्स अभी तक जारी नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ जो सारी चीज़ें हैं तलबा जो हैं ये बार बार यही कह रहे हैं कि हमें एक नोटिफिकेशन करके ये यकीन दहानी करवा दें कि 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर जो फंड्स की फराहमी का सिलसिला है वो शुरू कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई यकीन दहानी नहीं करवाई जाती, जिसकी वजह से तलबा यही सिर्फ डिमांड कर रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन के जरिए हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं कम अज़ कम इनको मान लिया जाए, इनको सुन लिया जाए, एड्रेस करने के बाद यासिर, दूसरी तरफ 26 तलबा ऐसे भी हैं यहाँ पर कि जिन पर केस रजिस्टर किया गया था। अटेम्प्टेड मर्डर का केस है, फसाद का केस है, डेडली आर्म्स रखने का भी उन पर केस है। फिर 12 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन पर किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज हुआ हुआ है। तो ये तमाम कार्रवाई यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से की गई है, और ये वाकई इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस है या ये सिर्फ इंतकामन कार्रवाई कर रही है इंतजामिया? जी बिल्कुल, आपको ये भी बताएं क्योंकि तलबा जितने भी हैं, तलबा तंजीमें हैं, ये हर दफ़ा इकट्ठे होते हैं और यही मुतालबात जो अभी मुतालबात आपके सामने हैं यही मुतालबात रखे जाते हैं और एहतजाज किया जाता है। लेकिन इसके बाद होता यही है, हर दफ़ा इनके केसेस बनाए जाते हैं और इसी तरह उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। अब तलबा ने इस दफ़ा हमने देखा कि 16 रोज़ हो गए हैं, तदरीसी अमर मुअत्तल है। इस दफ़ा उन्होंने सख्त एक्शन तलबा की तरफ से लिया है। अगर बात की जाए हथियारों के हवाले से या इस तरह की चीज़ें, इसके भी इनकार नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सिटी के अंदर जो तंजीमें हैं, उनके जो ओहदेदारान हैं, उनके पास इस तरह के हथियार भी हैं जो खतरनाक भी हैं और इंतजामिया के इस हवाले से मुकम्मल तौर पे पता भी है। लेकिन इंतजामिया अब ये भी डर रही है कि जब कार्रवाई करें तो आगे से कोई सख्त कार्रवाई तलबा की तरफ से ना हो, क्योंकि तलबा यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस को या जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इनको अंदर जाने की इजाजत ही नहीं दे रहे। जो कार्रवाई की गई है वो यूनिवर्सिटी के गार्ड्स की तरफ से की गई थी और अब वो किसी किस्म की जो कार्रवाई। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे हमरा मौजूद थे। कायदे-ए-आज़म मामला संगीन होता चला जा रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी को बंद हुए कई रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन तलबा और यूनिवर्सिटी इंतजामिया इनके दरमियान किसी तौर पर मुत्तफिक नहीं हो पा रहे हैं ये कि जो भी मुतालबात है तलबा के वो मान लिए जाएं और यूनिवर्सिटी को दोबारा से ओपन किया जाए ताकि पढ़ाई का उनका जो हर्ज है वो ना हो। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। हमारे पास वक्त नहीं है।